हमने एकांकी के उद्भव विकास भाग एक वीडियो में एकांकी का स्वरूप क्या है, आधुनिक काल में उसका जन्म कैसे हुआ, उस पर चर्चा की। हिंदी साहित्य के उद्भव विकास भाग 2 में हमने संस्कृत एकांकी से उसका उद्भव और पाश्चात्य एकांकी से किस प्रकार से वो प्रभावित हुई और संस्कृत एकांकी और आधुनिक एकांकी किस प्रकार से अलग है, उस पर चर्चा की। आज हिंदी साहित्य के उद्भव विकास भाग 3 में हम ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से एकांकियों का विकास हुआ अथवा तो एकांकियों के विकास क्रम को किस काल विभाजन में हम देख सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय है 1875 से 1928। सबसे पहले तो जिस प्रकार आधुनिक गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, नाटक लिखने में भी सबसे प्रथम वे थे आधुनिक युग में, उसी प्रकार सबसे प्रथम एकांकी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। मगर हम जैसे जैसे युगों को पढ़ेंगे तब हम ये बात भी करेंगे कि हिंदी की प्रथम एकांकी किसे मानी जाती है। प्रथम एकांकीकार बोले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मगर एकांकी का विकसित रूप और सही रूप में कह सके कि सभी तत्वों का समावेश जिसमें हुआ है, ऐसे एकांकी कौन सी है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले युग में भारतेंदु युग, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले प्रथम एकांकी लिखी। 1875 में ही उन्होंने प्रेम योगिनी नाम की एकांकी लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के एकांकियों की हम बात करें तो वो काल, वो समय ऐसा था जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत देश में जो है उसका आधिपत्य जमा हुआ था। अब जिस प्रकार भक्ति काल में मुगलों के शासन में कबीर ने जनता को जागरूक करने के बहुत सारे प्रयास किए, निस्वार्थ रूप से उन्होंने दोहे और साखियों के द्वारा जो है जनता पर अपनी आवाज़ पहुंचाई, उसी प्रकार कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के कबीर थे। उनके पिता भले अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, मगर वे बहुत ही सख्त विरोधी थे ऐसे अंग्रेजी की कूटनीति के विरुद्ध में, उनकी जो शासन पद्धति है उसके विरोध में थे वे। यहाँ तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसे जो है छापखाने की भी जो है उसको खोला कि जिसको अंग्रेजों को पता चला कि वे जनता को जागृत करने के लिए, जनता को भड़काने के लिए ये सब छापखाने से पत्रिका निकाल रहे, तो उनका छापखाना भी बंद करवा दिया गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सहन की थी, मगर फिर भी उन्होंने जीवन के अंत तक देश के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति नहीं छोड़ी थी। अब उनका उद्देश्य था कि देश की जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है जागरूक करना। उसके साथ साथ दूसरा उनका उद्देश्य ये भी था कि वो जागरूक तभी होगी जब वो खुद जागरूक होगी, जनता। अब जनता खुद जागरूक हो, उसके लिए समाज में अभी भी बहुत सारे कुरीवाज चल रहे थे, राजनीति में भी भ्रष्टाचार चल रहा था, काम के प्रति आलस्य, वफादारी के बदले जो है बेईमानी, ये सब चल रहा था। तो उनको दूर कैसे करें? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही एक अच्छी टेक्निक, अच्छी पद्धति का प्रयोग किया और वो पद्धति बहुत ही प्रसिद्ध हुई और वो पद्धति थी प्रहसन शैली, जिसमें हास्य के साथ साथ व्यंग कहा गया है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को कटाक्ष में यानी कि व्यंग में हम कह देते हैं, हंसते हंसते कह देते हैं, मगर कोई ना कोई उसमें टोन तो होता ही है, उसमें कोई गंभीर बात तो जरूर होती है। उसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कोई ऐसी गंभीर बातों को जनता के सामने ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की कूटनीति, उनके प्रति अंधविश्वास जो जनता रख रही थी, जनता खुद जो थी वो जागृत नहीं थी, अपने ही सामाजिक कुरिवाज और धार्मिक आडंबरों में डूबी हुई थी, उनको जागृत करने के लिए उन्होंने हास्य व्यंग पर आधारित एकांकियों की रचना की। भारत दुर्दशा उनकी एकांकी सबसे प्रसिद्ध एकांकी मानी जाती है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि इसी प्रकार ब्रिटिश का शासन रहा तो भारत की दुर्दशा कैसी होगी। भारत जननी उनकी एकांकी जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस एकांकी की शैली से अन्य एकांकीकार भी बहुत प्रभावित हुए। राधाचरण गोस्वामी जो है उन्होंने भी एकांकी रची। उन्होंने भी कलयुग में भारत में यवन लोक नामक एकांकी की रचना की। यहाँ तक कि प्रताप नारायण मिश्र भी प्रभावित हुए। बहुत सारे एकांकीकार थे, उन्होंने भी देवकीनंदन जो है उन्होंने बाल विधवा पर एकांकी रची। काशीनाथ खत्री जो है उन्होंने भी एकांकी रची। तो ऐसे अलग अलग
एकांकीकार जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए और उनकी हास्य व्यंग्य की शैली को अपनाकर वो अपनी एकांकियों को आगे बढ़ाने लगे। तो भारतेंदु युग में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसी एकांकियों की रचना हुई जो धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध हो, सामाजिक उत्थान के साथ हो, सामाजिक आडंबरों को दूर करने की कोशिश कर रही हो, जनता को राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है समझाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए कोशिश कर रही हो। ऐसी एकांकियों की रचना शुरू होने लगी। ये तो मैंने कथ्य की बात की, विषय की बात की। अब भारतेंदु युग में शिल्प विधान की दृष्टि से हम देखें तो, रचना की दृष्टि से हम देखें तो भारतेंदु युग की रचनाएं जो थी, एकांकी जो थी, उसका रचना विधान क्या था, शिल्प कैसा था, उसकी शैली कैसी थी। तो वो हम बात करें तो वो संस्कृत नाट्य परंपरा, मैंने आपको पहले ही कहा कि संस्कृत काव्य रूपक जो भाण, विथि, प्रहसन जो थे, यानी कि भरत वाक्यम जो बीच बीच में आता है, इस प्रकार सूत्रधार की योजना होती है। तो वो संस्कृत काव्य नाटकों का ही थोड़ा आगे का रूप इन भारतेंदु युग के एकांकियों में देखने को मिलता है, जिसमें संस्कृत नाट्य परंपरा, संस्कृत एकांकी परंपरा का ही जो है उसका रूप जो है प्रवर्तमान दिखाई देता है। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, हम दोनों एक साथ युग ले रहे हैं, भारतेंदु और द्विवेदी युग जो 1875 से 1928 तक का है। तो इस युग में जो एकांकियाँ रची गई उसका विषय वस्तु भारतीय संस्कृति का उत्थान करना, भारतीय समाज जो अंधविश्वास और कुरिवाज में डूबा हुआ था उसमें से बाहर निकालना, उसको जागृत करना, धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध आवाज लगानी, यानी धार्मिक आडंबरों पर व्यंग करना, उसका पर्दाफाश करना, राजनीतिक भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जो है जनता को जागृत करना। तो ऐसी बातों को लेकर, ऐसे विषय वस्तु को लेकर संस्कृत नाट्य परंपरा से प्रभावित एकांकियाँ जो है रची जाने लगी। बहुत ही प्रसिद्ध हुई भारतेंदु युग की एकांकियों, मगर फिर भी कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जो पूर्णतः प्रभाव जो है वो 3-4 बातों का है। जैसे कि पारसी रंगमंच का भी प्रभाव भारतेंदु की एकांकियों में देखने को मिलता है, अंग्रेजी और बंगला नाटकों का भी प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र के एकांकियों में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि लोक नाट्य परंपरा, जिसको हम कहते हैं कि भवाई जो है, फिर शेरी नाटक जो है, ऐसी नाट्य परंपरा का भी प्रभाव भारतेंदु हरिश्चंद्र की एकांकियों में देखने को मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रभावों से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो एकांकी परंपरा विकसित की, वो भले एकांकी का एक प्रारंभिक स्वरूप था, भले वो एकांकी इतनी विस्तृत रूप में यानी कि बहुत ही विकसित रूप में नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने जो एकांकी का प्रारंभ किया वो एकांकी इस तरह से आगे बढ़ी कि जिससे आज आधुनिक युग में बहुत ही सशक्त विधा के रूप में हमारे सामने एकांकी आती है। और उस भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित अन्य भी एकांकीकार हुए, जो मैंने आपको जिनके नाम बताए। तो इस प्रकार से भारतेंदु युग हमारे सामने प्रस्तुत होता है।